आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेताबी तेरे इश्क की भाग 16। भाग 16 शुरू करने से पहले आप सभी को शुक्रिया कहना चाहते हैं। जिस तरह से आप अपनी समीक्षाएं देकर बेताबी तेरे इश्क की को प्यार दे रहे हैं, इससे हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही साथ बने रहे तो आसानी होगी हमारे लिए। तो चलिए साथ में चलते हैं फिर भाग 16 के अंदर। रश्मिका जी, मैं इस बेवकूफ़ लड़की की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। राशि कुछ कहती उसके पहले ही श्री उसे ढूंढती हुई वहाँ आ खड़ी हुई। राशि, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं परेशान हो गई थी। श्री राशि के गाल छूते हुए बोली, मैं यहीं संजय सर के साथ थी दी। अच्छा कोई बात नहीं, पर अब तुम मेरे साथ ही रहना। राशि ने सर हिला दिया तो संजय ने श्री के आगे हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते श्री जी, कैसी हैं आप। श्री का ध्यान अब संजय की तरफ गया। मैं अच्छी हूँ, बस राशि को ढूंढ रही थी। राशि जी यहाँ खो नहीं जाएंगी। फिर भी ये सबसे छोटी है ना, तो बस इसलिए। संजय ने आगे कुछ नहीं कहा। राशि ने कुछ फलों की प्लेट उठाई और एक तरफ खड़ी होकर खाने लगी। श्री इधर उधर देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। आप किसी को ढूंढ रही हैं। संजय ने चुटकी ली। श्री ने ना में सर हिला दिया। वो बस मैं सारी सजावट देख रही थी। श्री के चेहरे पर हल्की सी निराशा छा गई थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंडित यहाँ नहीं है, वो शाम तक नज़र नहीं आएगा। क्यों? श्री ने बेचैनी से पूछ लिया तो संजय मुस्कुरा उठा। श्री ने खुद को संयत किया और फिर धीरे से बोली, मैं तो बस यूं ही, आज बारात आने वाली है ना, तो वो होटल में तैयारियां करवा रहा है। वैसे भी यहाँ उसका कोई काम नहीं था, इसीलिए वो वहीं चला गया। संजय इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। श्री के चेहरे का रंग उतर गया था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर में ही पीली साड़ी में फूलों के जेवर पहने आशिक को लेकर भार्गव निवास की महिलाएं चली आ रही थीं। रतन और तनु भी मीशा के साथ थी। मंगल गीतों के साथ ढेर सारा आशीर्वाद आशिक के लिए गाया जा रहा था। आशी मुस्कुराती हुई धीरे धीरे आकर लकड़ी के बने चौके पर बैठ गई। सबसे पहले सावित्री भार्गव ने आशी को हल्दी लगाई। उसके बाद एक एक कर सभी महिलाओं ने आशी को हल्दी लगाना शुरू कर दिया। रतन अपने फ़ोन में वीडियो बनाती रही। हल्दी के साथ साथ ही मौज मस्ती का दौर शुरू हुआ। आशी का रूप हल्दी के साथ ही दमकने लगा था। आशी को हल्दी लगाई गई और देखते ही देखते वहाँ हल्दी की होली खेलना शुरू हो गई। हंसी मजाक के साथ ही घर के पुरुषों को भी हल्दी में रंग दिया गया। संजय बचकर निकलने की फिराक में था, लेकिन सिम्मी ने उसे देख लिया और हाथों में हल्दी लेकर उसकी ओर बढ़ी। संजय ने सिम्मी को आता देखा तो उसके मंसूबे समझते देर नहीं लगी। संजय की नज़र रतन पर पड़ी, जो सभी के रंगे पुते चेहरों की वीडियो बना रही थी। वो जाकर रतन के बगल में खड़ा हो गया और धीरे से बोला, रतन जी, अगर आप मुझे इस बला से बचा लेंगी तो मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा। रतन ने नासमझी में संजय को देखा तो संजय ने सिम्मी की तरफ इशारा कर दिया। सिम्मी जैसे ही करीब आई, रतन संजय से झगड़ने लगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और अब बिल्कुल इंतज़ार भी नहीं करूंगी। मुझे अभी चाहिए, मतलब अभी के अभी चाहिए। रतन आंखें तरेर कर संजय से बोली तो संजय भी भौंचक्का रह गया। सिम्मी थोड़ी दूर खड़ी दोनों की बातें सुनने लगी। आप अभी मुझे लेकर चल रहे हैं या नहीं? रतन ने गुस्से में मुंह फुलाए हुए कहा, जी जी बिल्कुल ले चलूँगा। संजय ने बात संभालते हुए कहा, लेकिन कहाँ लेकर जाना है आपको? संजय ने फुसफुसाते हुए कहा, हल्दी की रस्म होते होते दोपहर हो चुकी थी। सभी को तैयार भी होना था और होटल भी पहुंचना था। रतन को केवल उस वक्त के लिए संजय को बचाना था। उसके बाद चाह कर भी सिम्मी हल्दी नहीं लगा सकती थी। रतन ने संजय का सवाल अनसुना किया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई वहां से लेकर चली गई। रतन भार्गव निवास से बाहर निकल आई और संजय का हाथ छोड़ दिया। तभी उसे युवराज आता दिखाई दिया। संजय युवराज के पास भागकर बोला, पंडित बे, तुम यहाँ क्यों आए हो? युवराज ने हैरानी से संजय को देखकर कहा, वहाँ की सारी तैयारियां पूरी हो गई तो शाम के लिए तैयार होने मैं भी चला आया। मुझे भूख भी लगी आई है, लेकिन भीतर महिलाओं ने होली की हुड़दंग मचा रखी है। कोई बात नहीं, मैं बगीचे की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा ऊपर अपने कमरे में जाऊँगा। युवराज भीतर चला गया। तभी रतन को कुछ सूझा। उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और श्री को भेज दिया। युवराज अपने कमरे की तरफ तेज़ी से बढ़ा। दूसरी तरफ रतन ने श्री को मैसेज भेजा, दी मैं ऊपर वॉशरूम में हूँ, प्लीज़ आओ ना, ज़रूरी है। रतन का मैसेज देखते ही श्री ने एक नज़र तनु और राशि पर डाली, जो समारोह का आनंद लेती हुई मगन थी। साक्षी और अन्य लड़कियां भी उनके साथ ही थी।
इसीलिए श्री निश्चिंत होकर अंदर की तरफ चली गई। घर के भीतर बहुत कम ही लोग थे जिन्हें श्री बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वो चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चली आई। उसके बाद वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी और आवाज़ दी, रतन। वॉशरूम के अंदर से नल के खुलने की आवाज़ आई तो श्री बाहर ही इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद श्री ने फिर से आवाज़ लगाई, रतन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अचानक दरवाज़ा खुला और सामने मुस्कुराते हुए युवराज खड़ा था। श्री ने हैरानी से कहा, पंडित जी आप? प्रतीत होता है कि रतन जी ने आपके साथ मजाक किया है। मैं अभी अभी उनसे नीचे ही मिलकर आया हूँ। श्री की भवें सिकुड़ गई। तो उसने मुझे मैसेज करके ऊपर क्यों बुलाया? युवराज की मुस्कान और भी गहरी हो गई। इसका उत्तर तो रतन जी ही दे सकती हैं। श्री को कुछ न सूझा तो वो युवराज की तरफ देखने लगी। युवराज के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें थी और बाल भी हल्के भीग चुके थे। पीले कुर्ते की आभा से उसका चेहरा दमक रहा था। कुछ पल के लिए श्री उसे निहारती रही। युवराज ने श्री की आंखों में देखकर कहा, आप जितना चाहें हमें निहार सकती हैं, लेकिन अभी नहीं। आपको तो पता ही है कि मेरी बहन का विवाह है। मुझे अभी तैयार होकर वापस से होटल जाना है। अभी इतनी जल्दी? श्री के मुंह से अचानक ही निकला, जी। युवराज ने श्री की नाक छूते हुए कहा। श्री मानो होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, रतन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो यहाँ से जाने लगी तो युवराज ने उसकी कलाई थाम कर कहा, रतन जी बुद्धिमान हैं, किंतु इस समय आप बुद्धिहीन होने का परिचय दे रही हैं। श्री पलटकर बोली, मैं बेवकूफ़ हूँ? युवराज हंस पड़ा और श्री की सीढ़ियों की तरफ ले गया। नीचे देखिए, कोई भी नहीं है, सभी व्यस्त हैं। ऐसे में रतन ने देखा कि मैं घर आ गया हूँ और इस माहौल में आपसे मिलना नहीं हो पाएगा, तो एक अच्छी बुद्धिमान बहन ने आपको मुझसे मिलने के लिए भेज दिया। श्री को अब सब कुछ समझ आया। उसने मुस्कुराकर सर झुका लिया। युवराज ने श्री की कलाई छोड़ दी और गलियारे में चलने लगा। श्री भी उसके साथ रहने का मोह छोड़ नहीं पाई। वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। युवराज थोड़ा रुककर श्री के साथ ही चलने लगा। वो उसे बालकनी में ले गया जहाँ से नीचे का दृश्य साफ नजर आ रहा था। सभी आपस में मगन थे। युवराज ने बात शुरू की, रतन जी अपना पूरा प्रयास कर रही हैं, अब देखना यह है कि वो कब सफल होती हैं। श्री चुप रही और युवराज की तरफ देखती रही। आजकल वो संजय से बहुत प्रश्न करने लगी हैं। कैसे प्रश्न? श्री ने हैरानी से पूछा। आप जानती हैं वो प्रश्न? श्री सोच में पड़ गई। युवराज श्री पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। सोच लीजिए श्री जी, आज अश्वेश के साथ अरुण्या भी आएगी, कहीं मैं उनकी तरफ आकर्षित ना हो जाऊं। श्री आंखें छोटी करके युवराज को देखते हुए बोली, कौन है यह अरुण्या? युवराज के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने संक्षेप में अरुण्या के बारे में सब कुछ बता दिया। श्री के चेहरे पर कई भाव आए। वो फिर भी चुप रही। क्या आप नाराज़ हैं क्योंकि ये सब मैंने आपको नहीं बताया था? श्री के चेहरे पर मुस्कान चली आई। वो चलकर युवराज के पीछे खड़ी हुई। युवराज अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। श्री ने युवराज के पीठ पर अपना सर रख दिया और अपने हाथ उसके सीने पर रखते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। युवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी हथेली पर अपने हाथ रख दिए। कुछ पल दोनों ही वैसे खड़े रहे। श्री और युवराज के बीच जो भी था, युवराज को समझने में देर नहीं लगी कि श्री को अरुण्या के बारे में जानकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे युवराज को खोने का डर नहीं था। श्री युवराज के बीच का बंधन बहुत ही मजबूत था, जिसे युवराज और श्री दोनों ही अच्छे से समझते थे। इसीलिए युवराज के सवाल से भी श्री थोड़ी भी विचलित नहीं हुई और युवराज के करीब आकर उसके मन की उलझन भी दूर कर दी। थोड़ी देर बाद युवराज ने आंखें खोलकर कहा, श्री जी अब आपको नीचे जाना चाहिए। वो युवराज से तुरंत ही अलग हो गई। युवराज ने पलटकर उसको देखा। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग बिखरा हुआ था। युवराज मोहित सा उसे देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर आए लटको अपनी उंगली से कानों के पीछे करता हुआ बोला, मैं सदैव आपके साथ हूँ श्री जी। आपका हर निर्णय स्वीकार है मुझे। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आप स्वयं के साथ और मेरे साथ अन्याय न कर जाएं। श्री ने हैरानी से युवराज को देखा तो युवराज ने श्री के सर पर हाथ फेर दिया। उसने मुस्कुराकर श्री से कहा, चलिए। वह श्री को सीढ़ियों तक छोड़ आया। श्री युवराज के शब्दों को समझने का प्रयास करती हुई सीढ़ियां उतरकर बगीचे में आ गई। हल्दी की रस्म पूरी होते ही भागा दौड़ी शुरू हो गई। महिलाओं को ब्यूटी पार्लर जाने की जल्दी थी तो पुरुषों को सारी व्यवस्था देखने की। इस बीच श्री शालिनी जी से इजाज़त लेकर अपनी बहनों के साथ अपने घर लौटने लगी। शालिनी जी ने श्री को पूरे परिवार के साथ शाम को समय पर आने के लिए कहा। श्री अपनी बहनों के साथ बाहर निकल आई। संजय ने श्री से कहा, श्री जी मैं आपको छोड़ने चलता, लेकिन अभी इन महिलाओं की सेवा में मुझे लगना होगा। संजय जी शाम को मिलते हैं, आप चिंता ना करें। श्री ने कहा।
रतन और संजय श्री को देखकर शरारत से मुस्कुरा दिए। चारों बहनें वहां से निकल आई। यादव परिवार में चारों बहनें घर पहुंचकर पुष्पा जी को घेर के बैठ गई। रतन वीडियो और तस्वीरें दिखाते हुए पुष्पा को भार्गव निवास के बारे में बताने लगी। मम्मी, कितनी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ, साज सज्जा और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी। तनु ने उत्साह से बताया। एकदम फिल्मी तरीके से हल्दी की रस्म हुई, मुझे तो बहुत मज़ा आया। राशि ने भी अपना अनुभव सुनाया। पुष्पा जी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक आई, जिसे श्री ने महसूस किया। क्या बात है मम्मी, आप परेशान हो? श्री ने पूछा तो पुष्पा जी ने कहा, ए बाबू, इस सब फोटो में सब कुछ कितना सुंदर और हाई फाई लग रहा है। हमको तो वहाँ जाने में अब लाज लग रहा है। देखो ना वहाँ की औरत सबको कितना सुंदर सुंदर तैयार है, सबका केश खुला खुला और कितना बढ़िया मेकअप है। हमको तो सर पर आंचल का आदत है, वहाँ जाके अलग लगेंगे, हिम्मत नहीं हो रहा। श्री ने पुष्पा जी को शांत करवाते हुए कहा, मम्मी, इतना क्यों सोच रही हैं आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, और आप घबरा क्यों रहे हो? हम सब साथ ही होंगे ना। ए बाबू, तुम लोग चले जाओ, हम का रहने दो। तुम चारों चले जाओ, हम लोग नहीं जाते। थोड़ी दूर बैठी बुआ जी पुष्पा जी की बात सुनकर परेशान हो गई। शहर में कभी भी वो ऐसे आयोजनों में नहीं गई थी। वो मन ही मन बहुत उत्साहित थी, लेकिन पुष्पा जी की बातें सुनकर उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगा। रतन ने भी पुष्पा जी को समझाते हुए कहा, मम्मी, मैं पूरे समय आपके ही साथ रहूंगी, आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। हमारा साथ रहेगा तो पार्टी का मज़ा नहीं ले पाओगे ना बाबू, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम लोग ही चले जाओ। श्री कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बुआ जी ने कहा, ई का कह रही हो दुल्हन, तुम नहीं जाओगे तो लड़का लोग अकेले रात में कैसे रहेगी वहाँ? हाँ तो इनके पापा जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे, पुष्पा जी ने तल्ख होकर कहा। तभी श्री बोली, मम्मी, पंडित जी खुद न्योता लेकर आए थे, आप नहीं गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पुष्पा जी सोच में पड़ गई। तभी राशि ने कहा, ज़्यादा सोचिए मत मम्मी, मैं मदद कर देती हूँ आपकी। फिर रतन दी आपका हेयर स्टाइल भी बना देंगी, देखना आप वहाँ सबसे सुंदर लगोगी। पुष्पा जी को कोई मौका दिए बगैर राशि और तनु उन्हें कमरे में लेकर चली गई। श्री ने धीमी आवाज़ में बुआ जी से कहा, बुआ दादी, आप भी तैयार हो जाइए, कोई मदद चाहिए होगी तो बता दीजिएगा। बुआ जी खुश हो गई और तैयार होने लगी। तभी प्रेम जी भी आ गए। उनके हाथ में छोटा सा पैकेट था। वो पुष्पा जी को दिखाने कमरे में चले गए। राम मंदिर के पीछे उस होटल में भव्य सजावट की गई थी। मुख्य द्वार से लेकर विवाह मंडप तक फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से खूबसूरत सजावट की गई थी। शाम गहराते ही वहाँ की शोभा और भी बढ़ गई थी, क्योंकि मेहमानों के स्वागत के लिए भार्गव परिवार के सदस्य स्वयं ही मुख्य द्वार पर खड़े थे। जो भी मेहमान आता उनका स्वागत सोम प्रकाश भार्गव एवं शालिनी भार्गव पूरे आदर भाव से करते। प्रकाश भार्गव व अलका भार्गव भी उनका साथ दे रहे थे। सत्य प्रकाश भार्गव एवं सावित्री भार्गव अंदर भी खास अतिथियों से मिल रहे थे। सभी मेहमान वहाँ की व्यवस्था व आवभगत से बहुत ही प्रसन्न थे। सभी अतिथियों, विशेषकर स्त्रियों का ध्यान भार्गव परिवार द्वारा पहने गए परिधानों ने आकर्षित किया हुआ था। श्री ने इतने सुंदर एवं आकर्षक डिज़ाइन तैयार किए थे कि देखने वाले मोहित हुए जा रहे थे। सभी जोड़ियों के कपड़े उसने अलग अलग रंगों के इस्तेमाल और अलग अलग डिज़ाइन से किया था। सत्य प्रकाश भार्गव और सावित्री भार्गव के लिए उसने समुद्री हरे रंग का प्रयोग किया था। सत्य प्रकाश भार्गव ने उसके साथ गुलाबी पगड़ी बांध रखी थी। सावित्री जी ने पारंपरिक गहने पहन रखे थे जो बहुत ही खूबसूरत थे। बुजुर्ग दंपति एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। सोम प्रकाश भार्गव व शालिनी भार्गव के लिए श्री ने पिस्ता हरा रंग चुना था, तो वहीं दुल्हन के माता पिता अलग प्रकाश भार्गव और अलका भार्गव के लिए मेहंदी हरा रंग। इन रंगों के साथ गहरे लाल रंग के धागों के साथ श्री ने इतना खूबसूरत काम किया था कि कपड़ों के साथ पहनने वालों की खूबसूरती में भी चार चांद लग रहे थे। अपनी सहेलियों के बीच खड़ी मिशा खूब प्रशंसा बटोर रही थी। मिशा के लिए श्री ने गुलाबी लहंगा तैयार किया था। अब मिशा और राशि की सहेलियां भी श्री से मिलने को बेचैन थी। कई गणमान्य अतिथि पधार चुके थे, इसीलिए मुख्य द्वार पर युवराज और संजय को मेहमानों को स्वागत करने की जिम्मेदारी दे दी गई। एक बड़ी सी टैक्सी आकर रुकी, जिसका आगे का दरवाज़ा खुला तो प्रेम यादव जी उतरकर बाहर आए। उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया तो पुष्पा जी निकल आई और उनके साथ ही बुआ जी भी। दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला तो श्री उतरी और पिछली सीट पर बैठी रतन, तनु और राशि भी निकल आई। प्रेम जी ने ड्राइवर को कुछ हिदायत दी और फिर पुष्पा जी के साथ आगे आकर खड़े हो गए। प्रेम जी ने सुनहरे रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था, वहीं पुष्पा जी ने सुनहरे रंग के साथ लाल बॉर्डर वाली सुंदर सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। उसके किनारों पर रेशमी कढ़ाई की गई थी। बुआ जी ने सरसों पीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी।
तीनों बेहद ही जज रहे थे। उनकी नज़रें जब अपनी बेटियों पर पड़ी तो गर्व से भरी मुस्कान पुष्पा जी के चेहरे पर आ गई। चारों एक से बढ़कर एक खूबसूरत लग रही थी। पुष्पा जी ने चारों की एक साथ बधाई ले ली। ए जी, हम लोग जल्दी से जल्दी घर चले जाएंगे, हमारी बेटी लोग को किसका नज़र लग जाएगा। रतन झुंझला उठी थी। क्या मम्मी, अभी तुम अंदर भी नहीं गए और आप जाने की बात कर रही हैं। तनु ने हंसते हुए कहा, मम्मी नहीं लगेगी नज़र, याद है ना आने से पहले आपने हमारी बारी बारी से नज़र उतारी थी और साथ ही काला टीका भी कानों के पीछे लगा दिया था। राशि ने कहा, मैं गालों पर भी काला टीका लगा दूं क्या? अब आपका डर दूर हो जाएगा। पुष्पा जी ने आंखें बड़ी करके राशि को देखा तो वह श्री के पीछे छुप गई। श्री बिल्कुल चुप खड़ी थी। प्रेम जी आगे बढ़े और श्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बाबू चले अंदर। जी पापा। इतना कहकर श्री अपने लहंगे को संभालते हुए आगे बढ़ी। पूरा यादव परिवार जब मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां की सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया। पुष्पा जी कभी भी इतने बड़े लोगों के समारोह में नहीं आई थी। अंदर ही अंदर वो बहुत ही नर्वस हो रही थी। मुख्य द्वार पर खड़ा यादव परिवार अंदर आने में हिचकिचा रहा था। तभी संजय कहीं से सामने आ खड़ा हुआ। संजय ने अपने हाथ जोड़कर प्रेम प्रकाश यादव और पुष्पा जी का अभिवादन किया। स्वागत है चाचा जी, स्वागत है चाची जी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और सपरिवार आए, मुझे बहुत खुशी हुई। प्रेम जी ने संजय के जुड़े हुए हाथों को थाम कर कहा, बेटा धन्यवाद तो हमें करना चाहिए कि आप सबने अपने व्यक्तिगत समारोह में हमें बुलाकर हमारा मान बढ़ाया। संजय मुस्कुरा दिया और लड़कियों की तरफ देखकर कहा, आप सभी का भी स्वागत है श्री जी। श्री हल्के से मुस्कुरा दी। संजय को अकेला देखकर श्री इधर उधर नजरें दौड़ाकर युवराज को ढूंढ रही थी, मगर युवराज उस समय वहां नहीं था। संजय प्रेम जी को लेकर आगे बढ़ा ही था कि तभी युवराज भी वहां आ गया। युवराज को देखकर प्रेम जी के साथ साथ बुआ जी और पुष्पा जी की आंखों में भी चमक आ गई। गुलाबी रंग के डिज़ाइनर कुर्ते पैजामे के साथ लाल रंग का दुपट्टा कंधों पर लटकाए हुए युवराज की आभा अद्भुत नजर आ रही थी। युवराज के सामने आते ही प्रेम जी ने अपने हाथ जोड़ दिए। रतन के लिए युवराज ने जो कुछ भी किया था, प्रेम जी आजीवन युवराज के ऋणी रहने वाले थे। युवराज ने प्रेम जी के हाथ पकड़ते हुए कहा, बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं चाचा जी, और मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। प्रेम जी युवराज से वैसे ही बहुत प्रभावित थे और आज तो युवराज ने प्रेम जी को इतना सम्मान देकर निरुत्तर कर दिया था। युवराज ने झुककर प्रेम जी के पैर छू लिए तो प्रेम जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राम जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। युवराज ने एक नज़र श्री को देखा तो श्री ने नजरें चुरा ली। संजय ने कहा, आइए मैं आपको दादाजी और दादी जी से मिलवाता हूँ। संजय प्रेम और पुष्पा जी को लिए आगे बढ़ गया। रतन, तनु और राशि ने युवराज के सामने हाथ जोड़ लिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सर। राशि युवराज के सामने आ खड़ी हुई। सर, आज आपकी मम्मी ने आपको काला टीका लगाया या नहीं? युवराज ने भवें से कोड़कर पूछा। क्यों? तभी तनु की आवाज़ आई, क्योंकि आज आप कमाल लग रहे हो, मेरा मतलब है कि कहर ढा रहे हो। युवराज अपनी तारीफ सुनकर झेप गया। रतन क्यों पीछे रहती? उसने कहा, लगेंगे भाई, क्यों नहीं लगेंगे। श्रीदी ने इतनी मेहनत से खास आपके लिए ये शेरवानी बनाई है, तो थोड़ा क्रेडिट श्रीदी को भी तो जाना चाहिए। युवराज अब खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, थोड़ा नहीं बल्कि सारा श्रेय आपकी श्रीदी को जाता है। युवराज ने श्री को देखा। श्री ने नजरें और नीची कर ली। रतन ने राशि तनु का हाथ पकड़ा और खींचती हुई बोली, मम्मी पापा के पास चलते हैं ना। तनु और राशि को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। रतन के साथ वो आगे बढ़ गई। श्री ने हैरानी से एक बार अपनी बहनों को देखा और उनके साथ जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी। तभी युवराज की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। आप मेरी प्रशंसा नहीं करेंगी श्री जी? श्री के कदम ठिठक गए। युवराज के सम्मोहन से वो दूर होने का प्रयास करती और विफल होती आई थी, और आज तो युवराज की आभा हर किसी को मात दे रही थी। उसने एक नज़र युवराज पर डाली, फिर बोली, राशि सही कह रही थी, आपको काले टीके की ज़रूरत है, तो आप लगा दीजिए। युवराज ने शरारत से कहा। श्री घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी मुख्य द्वार पर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। युवराज ने श्री से कहा, अभी आप भीतर जाइए, मैं मेहमानों को लेकर आता हूँ। श्री ने सर हिला दिया तो युवराज आगे बढ़ने लगा। श्री ने आवाज़ दी, पंडित जी रुकिए। युवराज इससे पहले कुछ समझ पाता, श्री ने झट से अपनी आंखों से काजल अपनी छोटी उंगली में लिया और युवराज के दाहिने कान के पीछे लगा तेज़ी से भीतर चली गई। युवराज कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि श्री ने क्या किया, और जब समझा तो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वो बड़ा सा हॉल जगमगा रहा था। सभी मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे। धीमा धीमा संगीत बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ अद्भुत था।
पुष्पा जी जब अंदर पहुंची तो अंदर का दृश्य देखकर हैरान थी। इतना बड़ा हॉल, इतने सारे मेहमान, ऐसी सजावट उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने रत्ना का हाथ पकड़ लिया और बोली, ए बाबू, यहाँ तो मेरा से भी ज़्यादा भीड़ है, कहीं हम खो गए तो? ओहो मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी संजय ने कहा, आइए उस तरफ चलते हैं। संजय सत्यप्रकाश भार्गव के पास गया और यादव परिवार के बारे में बताया। सत्यप्रकाश भार्गव व सावित्री भार्गव दोनों ही मुस्कुराते हुए प्रेम और पुष्पा जी से मिले। प्रेम जी और पुष्पा जी दोनों ने ही झुककर उनके पैर छू लिए। सत्यप्रकाश भार्गव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहिए, खुश रहिए। प्रेम जी ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपने हमें इस लायक समझा और निमंत्रण भेजा, हम बहुत आभारी हैं आपके। आप यहाँ आए, हमें भी बहुत खुशी है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद सत्यप्रकाश भार्गव व सावित्री भार्गव दूसरी तरफ चले गए। श्री भी अपनी बहनों के साथ प्रेम और पुष्पा जी के पास चली आई। फिर पूरा परिवार आशी से भी मिला। आशी बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्रेम और पुष्पा जी स्टेज से जल्दी ही उतर कर आ गए। तनु ढेर सारी तस्वीरें लेने में व्यस्त थी। स्टेज पर चारों बहनों के साथ आशी खड़ी थी। तभी फोटोग्राफर भी वहां चला आया और तस्वीरें लेने लगा। तभी साक्षी, विशा और अन्य लड़कियां भी एक साथ स्टेज पर आ गई। सभी लड़कियों ने मिलकर तस्वीरें खिंचवाई और नीचे उतर गई। सभी गणमान्य मेहमानों के बीच यादव परिवार भी अब सहज होने लगा था। प्रेम जी ने खाने की प्लेट सजाई और खुद बुआ जी के लिए खाना ले गए। उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रेम जी ने हल्का खाना ही लिया था। प्रेम और पुष्पा जी भी भोजन का आनंद लेने लगे। युवराज भी अंदर आ चुका था और मेहमानों के बीच व्यस्त था। श्री की नज़रें बार बार युवराज पर चली जाती और फिर जब युवराज की नज़रें घूमती वो नज़रें फेर लेती। साक्षी और मिशा भी आकर श्री और रतन के साथ ही बैठ गई थी। रत्ना, तुम्हें पता है सभी लोग यहाँ आप चारों बहनों को ही देख रहे हैं। क्यों? श्री चौंक गई। आप चारों ने एक जैसा ही लहंगा पहना है ना, और आप चारों ही कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और एक साथ बहन भी, तो सबकी नज़रें ना चाहते हुए भी आप लोगों की तरफ उठ ही जा रही हैं। साक्षी ने कहा तो श्री ने एक नज़र खुद पर डाली और फिर अपनी बहनों को देखा। श्री ने सभी के लिए हल्की गुलाबी रंग का नेट वाला लहंगा डिज़ाइन किया था, जिसके किनारे अलग अलग रंगों से बने थे। उनके साथ अलग अलग रंग के दुपट्टे भी थे। राशि का लहंगा गुलाबी और पीले रंग से मिलकर बना था। वहीं राशि का लहंगा गुलाबी और नीले रंग का था। रत्ना का लहंगा गुलाबी और आसमानी रंग के कॉम्बिनेशन से बना था। वहीं श्री का लहंगा गुलाबी और लाल रंग से मिलकर बना था। सभी लहंगे अलग डिज़ाइन के थे, लेकिन गुलाबी रंग सब में कॉमन था और इसमें कोई शक नहीं था कि सभी बहनें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसी वजह से पुष्पा जी ने चारों बहनों की नज़र भी उतारी। धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। प्रेम और पुष्पा जी एक एक करके पूरे भार्गव परिवार से मिले। बुआ जी यहाँ आकर बहुत ही खुश थी, लेकिन अब वो थक गई थी। प्रेम जी ने एक नज़र अपनी बेटियों पर डाली जो यहाँ बहुत खुश थी। श्री को तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। वहाँ आए मेहमानों को श्री और उसके बुटीक के बारे में पता चला तो सभी श्री से उसके बुटीक का पता मांग रहे थे। सभी उसके डिज़ाइन की तारीफ़ कर रहे थे तो लड़कियाँ अपने लिए कपड़े तैयार करने की गुजारिश कर रही थी। श्री अब तक खाना नहीं खा पाई थी, तभी खबर आई कि बारात भी पहुंचने वाली है। प्रेम जी ने ये देखा तो रतन को बुलाकर कहा, बाबू, हम लोग घर जा रहे हैं, तुम लोग के लिए गाड़ी वालों को बोल देंगे 1 घंटा बाद तुम लोग अच्छे से खा पी के चले आना। रतन ने भी सोचा कि पापा सही कह रहे हैं। वैसे भी रतन के साथ तनु और राशि को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था और रतन इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने प्रेम जी और पुष्पा जी के साथ बुआ जी को जाने को कह दिया। प्रेम जी सोम प्रकाश भार्गव और अलग भार्गव से मिले और उनसे विदा लेकर बुआ जी के साथ निकल आए। श्री जहाँ बैठी थी उसके इर्द गिर्द उसके हम उम्र लड़कियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। रतन और तनु खाने पीने में व्यस्त थी, वहीं राशि श्री के फ्री होने का वेट कर रही थी ताकि वो उसके साथ खाना खा सके। हालांकि सभी ने स्टार्टर्स का भरपूर लुत्फ उठाया था, इसीलिए किसी को भी उतनी भूख नहीं थी। राशि ने श्री की तरफ देखा जो अपने फ़ोन में कुछ दिखा रही थी। राशि ने लंबी फूंक मारी और उठकर इधर उधर घूमने लगी। युवराज और संजय मेहमानों के साथ व्यस्त थे, साथ ही वो दोनों भाग भाग कर ये देख रहे थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, लेकिन राशि ये देखकर खुश थी। राशि हाथों में जूस का ग्लास थामे एक तरफ खड़ी इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सिमी पर पड़ी। सिमी ने नीले रंग का लहंगा पहना हुआ था जिसका गला कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। सिमी सामने देखकर मुस्कुरा उठी और तेज़ी से आगे बढ़ी। राशि ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो सामने संजय नजर आया। राशि भी चुपचाप उस तरफ हो ली। तभी बाहर बैंड बाजे की आवाज़ आनी शुरू हो गई और सभी बारात के स्वागत के लिए आगे बढ़ाए।
बारात पूरी धूमधाम के साथ होटल के मुख्य द्वार तक आ चुकी थी। घोड़े पर बैठे अश्वेश अपना सहरा हटाकर सामने देख रहे थे। घोड़ी के आगे अरुण्या बैंड के धुन पर नाच रही थी। उसके साथ कुछ और बाराती भी थे। अधीशा वशिष्ठ अपने पति अमीश के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद तक बारातियों का नाच चलता रहा और फिर वधु पक्ष उनके स्वागत में आगे बढ़ाया। अमीश वशिष्ठ ने सत्य प्रकाश भार्गव के पैर छू लिए तो उन्होंने उठकर उन्हें गले लगा लिया। अलग प्रकाश भार्गव व सोम भार्गव ने फूलों की माला से उनका स्वागत किया। द्वार पूजा की रस्म के लिए अश्वेश को घोड़ी से उतारने के लिए संजय और युवराज आगे आए तो अश्वेश खुद ही घोड़ी से उतर आया। अश्वेश ने युवराज के सामने अपना हाथ जोड़ लिए तो युवराज ने उसे गले लगा लिया। थोड़ी दूरी पर अरुण्या युवराज को देखकर ठंडी आह भरकर खड़ी रह गई। अंदर कुछ खास मेहमान और बाराती पक्ष के लोग ही रह गए थे। युवराज भी बारातियों के साथ बना हुआ था। थोड़ी देर बाद अश्वेश और आशी को जयमाला की रस्म के लिए बुलाया गया। फोटोग्राफर ने पूरी मेहनत से सारी तस्वीरें खींची और जयमाला की रस्म पूरी की। जयमाला के बाद एक बार फिर फोटो सेशन शुरू हुआ। अश्वेश के दोस्त रिश्तेदार सभी ने दुल्हन के साथ तस्वीरें खिंचवाई। श्री को थोड़ी फुर्सत मिली तो वो आशी के साथ आ बैठी। दी, मैं आपके लिए खाना ले आऊं? आपने ठीक से कुछ भी नहीं खाया। अभी मुझे भूख नहीं है राशि, और वैसे भी अब बाराती पक्ष के लोग खाना खा रहे हैं, मैं बाद में खा लूँगी। लेकिन तभी दो वेटर वहाँ आए और श्री के टेबल पर खाना परोसने लगे। भैया, लेकिन मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, श्री ने कहा। मैडम, हमें कहा गया कि आप लोगों ने अब तक खाना नहीं खाया है और बहुत देर भी हो चुकी है, इसीलिए हम। किसने कहा? वेटर ने थोड़ी दूर खड़े युवराज की ओर इशारा कर दिया तो श्री युवराज को मुस्कुराता देखकर कुछ कह नहीं पाई और आंखों से आभार जताकर अपनी बहन के साथ खाना खाने लगी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। वर और वधू दोनों ही मंडप में आ चुके थे। अश्वेश और राशि की जोड़ी मंडप में पूरी श्रद्धा के साथ शादी की रस्में निभा रही थी। युवराज के साथ साथ पूरे भार्गव परिवार के लिए यह भावुक कर देने वाला पल था। श्री अपनी बहनों के साथ एक तरफ बैठी थी। श्री की नज़रें आशी पर थी। वहीं रत्ना, तनु और राशि के दिल में शायद यही सपना पल रहा था कि एक दिन उनकी श्रीदी भी ऐसे ही दुल्हन बनेगी। रतन ने तो युवराज और श्री को दुल्हा और दुल्हन की जगह इमेजिन भी कर लिया था। इन सब से अलग एक जोड़ी नजरें युवराज पर बनी हुई थी। अरुण्या के दिल के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद बची थी कि शायद युवराज उसका हो सकता है। हालांकि युवराज स्पष्ट रूप से अपनी बात कह चुका था, लेकिन अब भी उसकी बातों पर यकीन करना कठिन ही था। भला कैसे कोई लड़का एक अनजान लड़की के लिए आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय ले सकता है। एक एक कर सारी रस्में पूरी होती गई। सिंदूर दान की रस्म के साथ ही आशी भार्गव पूरे विधि विधान के साथ आशी वशिष्ठ बन गई। अश्वेश ने पूरी गरिमा के साथ उसे अपनी वामांगी स्वीकार किया। विदाई की रस्म भी बाकी थी। मिशा, साक्षी और दूसरी लड़कियां मिलकर अश्वेश को घेर कर बैठ गई। उन्हें जूते छुपाने की रस्मों में बड़ा नेक जो चाहिए था। दुल्हन की सहेलियां और दुल्हे के दोस्तों में मीठी नोकझोंक चलने लगी थी। इसी बीच दुल्हा दुल्हन के खाने की व्यवस्था भी होने लगी थी। रतन, तनु और राशि भी दुल्हन की तरफ से मिशा की टीम में शामिल हो गई थी। श्री कुछ देर तक के लिए ताज़ी हवा लेने लॉन से बाहर आई। तभी उसे सामने से संजय आता दिखाई दिया। श्री जी, आप कहाँ जा रही हैं? जी बस यूं ही, इतनी देर रुक गई हूँ तो सोचा कि विदाई तक रुक ही जाती हूँ। बिल्कुल सही सोचा आपने। आप थोड़ी देर बैठ क्यों नहीं जाते? वैसे भी सारे काम हो चुके हैं। विदाई के समय फिर भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। यही तो मैं कब से पंडित को समझा रहा हूँ। श्री युवराज का नाम सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने धीरे से पूछा, आप लोगों ने भोजन भी नहीं किया? संजय हल्के से मुस्कुरा दिया। वही लेने जा रहा था मैं पंडित के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। सुबह होने वाली है, अब वो सुबह की पूजा के बाद ही कुछ खाएगा। लेकिन मैं नहीं रुक सकता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ भोजन करने। लेकिन वो कुछ फल, मिठाई, शरबत ले सकता है। संजय इतना कहकर तेजी से वहाँ से निकल गया। श्री कुछ सोचती हुई संजय के पीछे पीछे चल पड़ी। युवराज एकांत में बैठा कुछ सोच रहा था, क्योंकि सुबह होने वाली थी तो ठंड होने लगी थी। लेकिन युवराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आप ज़्यादा देर तक यहाँ बैठे रहे तो ठंड लग जाएगी। श्री ने पीछे की से आवाज़ लगाई तो युवराज पलटकर मुस्कुरा दिया। श्री के हाथ में एक प्लेट थी। श्री जी, युवराज चौंक उठा। संजय जी ने बताया कि आपने भोजन नहीं किया और पूजा से पहले अन्न नहीं खा सकते, इसीलिए आपके लिए थोड़े फल और मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। मेरी इतनी फिक्र क्यों है आपको श्री जी? युवराज शरारत से बोला। क्योंकि आपको मेरी फिक्र है। श्री भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। श्री ये कहते हुए युवराज के बगल में बैठ गई। जल्दी से कुछ खा लीजिए, फिर समय नहीं मिलेगा। मैं बहुत थक गया हूँ, आप ही खिला दीजिए। आपकी मांग थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं।
बड़ी तो तब होती जब मैं आपसे आपको ही मांग लेता। श्री ये सुनकर चुप हो गई। युवराज समझा कि उससे गलती हो गई है। कुछ पल दोनों ही खामोश रहे। युवराज ने श्री के हाथ से प्लेट लिया और एक तरफ रख दिया। उसने श्री का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ घुमा दिया। श्री के चेहरे पर ग्लानि के भाव थे। युवराज ने प्यार से श्री के हाथ को सहलाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए श्री जी, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है पंडित जी, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो फिर आप उदास क्यों हो गई? मैं कब से ये सोच रही थी कि काश आप मेरी जगह किसी और लड़की से टकराए होते तो आज यूँ आपको अकेले यहाँ ना बैठना पड़ता। श्री की बात सुनकर युवराज की भवें तन गई, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण कर लिया। मेरा मानना है कि श्री राम ने कुछ अलग ही सोचा था मेरे लिए, जो उस दिन आप मुझे मिली। और देखिए आज भी मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मुझे ग्लानि होती है कि मेरे कारण आप यूँ एकाकी जीवन जीने को विवश हैं। आप इतना कैसे सोच लेती हैं श्री जी? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं विवश या लाचार हूँ? ये तो सच है ना पंडित जी? ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मेरा मानना है कि प्रतीक्षा की अवधि लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अवधि भी खत्म होगी। श्री इसके आगे कुछ कह नहीं पाई। युवराज ने प्लेट उठाई और श्री की तरफ बढ़ा दी। श्री ने सकुचाते हुए मिठाई का एक बड़ा टुकड़ा युवराज के मुंह में डाल दिया। युवराज मुस्कुराकर खाने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक साथ अंदर हॉल में आए। वहाँ का माहौल तनावग्रस्त था। जहाँ थोड़ी देर पहले हंसी ठिठोली वाला माहौल था, वहाँ अचानक सभी के चेहरों पर सवाल और दुविधा नजर आ रही थी। तभी अरुण्या आगे बढ़ी और कठोर आवाज़ में बोली, सबूत आप सभी के सामने है। युवराज एक ढोंगी है। ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए इन्होंने मुझसे विवाह करने से मना कर दिया और स्वयं इस लड़की के साथ इतनी रात को एकांत में। छी, मुझे तो कहते हुए भी दुख हो रहा है। अरुण्या की बात सुनकर युवराज हैरान रह गया और वहीं श्री कांप उठी। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। रतन भागती हुई आई और श्री के साथ खड़ी हो गई, लेकिन अरुण्या इतने में चुप नहीं होने वाली थी। किसी अनजान लड़की के लिए आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय कौन ले सकता है भला? युवराज का इस लड़की के साथ पहले से ही रिश्ता रहा था, तभी तो इतनी सफाई से इन्होंने एक कहानी बनाई और सबको सुना दी, ताकि कोई इन्हें विवश ना करे और सबके पेट पीछे ये इस लड़की के साथ मज़े करते रहे। युवराज अब चुप नहीं रह पाया। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, बस अपनी मर्यादा में रहिए अरुण्या जी। मैं अपनी मर्यादा में ही हूँ, लेकिन इस लड़की की तो कोई भी मर्यादा ही नहीं है, तभी तो इतनी रात गई वो आपके साथ। युवराज ने हुंकार भरी, बस आपका कोई अधिकार नहीं बनता किसी अन्य स्त्री के बारे में ऐसी अशोभनीय बातें करने का। युवराज ने इतनी ज़ोर से अपनी बात कही कि हॉल में सन्नाटा पसर गया। युवराज के चेहरे पर क्रोध साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। वहीं श्री आंसू से पूरी तरह भीग गई थी। आशी और तनु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं रतन ने श्री को संभाल कर एक तरफ बिठा दिया था। आशी भी हैरान परेशान सी युवराज और श्री की तरफ देख रही थी। सत्य प्रकाश भार्गव और सावित्री भार्गव के साथ पूरा भार्गव परिवार अचंभे में था। शालिनी भार्गव युवराज के पास आई और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, युवराज, अरुण्या ने हमें आपकी और इस लड़की की तस्वीर दिखाई है। सच क्या है युवराज, बताइए हमें। अलका भार्गव दंदनाती हुई श्री की तरफ बढ़ी और गुस्से में उसे कंधे से झकझोरते हुए बोली, आपको इतना मान दिया हमने, आप इतने दिनों तक हमारे घर में आती जाती रही, हमारे पेट पीछे यही सब करने आई थी आप? आपके कारण हमारी बेटी के जीवन का इतना महत्वपूर्ण दिन खराब हो गया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रतन, राशि और तनु श्री को अलका भार्गव से दूर करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अलका भार्गव श्री को बुरी तरह झकझोर रही थी। इन सब में श्री का दुपट्टा उसके कंधे से नीचे ज़मीन पर गिर चुका था। अलका भार्गव ने श्री को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अचानक श्री को किसी ने पीछे खींचा और वो थप्पड़ युवराज के गाल पर पूरी ताकत से पड़ा। एक बार फिर वहाँ सन्नाटा पसर गया। हॉल में खामोशी पसर चुकी थी। हर किसी को अपनी धड़कन मानो सांस सुनाई दे रही थी। वहाँ मौजूद हर इंसान का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। युवराज भार्गव ने सबके सामने किसी लड़की का हाथ पकड़ कर रखा था और उसे बचाने के लिए अलका भार्गव के हाथों थप्पड़ का वार अपने गालों पर ले चुका था। सभी अपनी जगह पर जम चुके थे। अलका भार्गव एक कदम पीछे ले चुकी थी। श्री ने युवराज से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। पूरा भार्गव परिवार स्तब्ध था। वहीं वशिष्ठ परिवार भी हैरान था। अन्य सभी अतिथि भी सांसें रोककर सामने का दृश्य देख रहे थे। रतन, तनु और राशि ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। संजय एक तरफ खड़ा अरुण्या को देख रहा था, जिसने इस खुशी के मौके पर इतना बड़ा विवाद खड़ा करवा दिया था।
युवराज ने मौन तोड़ा और श्री के साथ खड़ा हो गया। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा, श्री जी, यहाँ मेहमान बनकर आई हैं, इसीलिए उनका अपमान मैं सहन नहीं करूँगा। अरुण्या से युवराज की बात सहन नहीं हुई। वो आगे बढ़कर बोली, अपमान तो आपने मेरा किया है युवराज, आपने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, वशिष्ठ परिवार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, और यहाँ एक आम सी लड़की का हाथ थामे खड़े हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। हम सबको आपसे ऐसी निर्लज्जता की आशा नहीं थी। युवराज ने लंबी सांस ली और श्री का हाथ छोड़ दिया। श्री अपनी बहनों के बीच आ खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछ कर बोली, हमें यहाँ से चलना चाहिए रतन। रतन ने सिर हिला दिया और श्री का हाथ पकड़े बाहर की तरफ जाने लगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही होगा कि एक तेज़ आवाज़ गूंजी, ठहरो, अभी आप यहाँ से नहीं जा सकती। श्री के कदम रुक गए और उसने घबराते हुए आवाज़ की दिशा में मुड़कर देखा। ये आवाज़ सत्यप्रकाश भार्गव की थी। युवराज कुछ कहने के लिए अपने दादाजी की तरफ बढ़ा, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से इशारा कर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। सत्यप्रकाश भार्गव ने श्री की तरफ देखा और धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ में बोले, अतिथियों का अपमान करना हमारे परिवार के संस्कार नहीं है, किंतु यहाँ प्रश्न भार्गव परिवार की प्रतिष्ठा का है, जिस पर आज प्रश्न उठ रहे हैं। इसीलिए जब तक सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। अलका भार्गव जलती हुई नज़रों से श्री को देखती हुई सत्यप्रकाश भार्गव के समक्ष आ खड़ी हुई। पिताजी, आज आपकी पोती का विवाह हुआ है, अभी उसकी विदाई की बेला है, इस मुद्दे को हम बाद में सुलझाएंगे। अलका ने विनती की। तभी पीछे से अधीशा वशिष्ठ ने कहा, विदाई तो अवश्य होगी अलका जी, किंतु अब हमें ये भी जानना है कि ये लड़की कौन है। ये लड़की युवराज भार्गव के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? युवराज भार्गव के चरित्र और व्यक्तित्व के उदाहरण दिए जाते हैं, फिर क्या कारण है कि आज एक लड़की के लिए ये सभी के विरोध में खड़े हैं? और किस योग्य है ये लड़की कि इन्होंने सर्वगुण संपन्न हमारी बेटी को अस्वीकार कर दिया? अगर इनका संबंध इस लड़की के साथ पहले से ही है तो हमें धोखे में क्यों रखा गया? वातावरण तनावपूर्ण हो चुका था। पहले अरुण्या ने भी श्री और युवराज को साथ देखकर हंगामा खड़ा कर दिया, और फिर अधीशा वशिष्ठ ने युवराज पर सवाल उठाकर कसर पूरी कर दी। आशी और अश्वेश एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन दोनों के चेहरे चिंता में डूबे हुए थे। सत्यप्रकाश भार्गव ने युवराज पर दृष्टि डाली और गंभीर आवाज़ में कहा, युवराज, हम सभी को आप पर गर्व रहा है और आशा है कि आज भी आप हमें निराश नहीं करेंगे। आज अपनी बहन के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है। आप अपनी बहन के जीवन और उनके भविष्य के बारे में सोचकर उत्तर दें। युवराज ने अपनी दृष्टि घुमाई और श्री की तरफ देखा, जो नीचे ज़मीन की तरफ देखती हुई चुप खड़ी थी। युवराज ने वहां उपस्थित अपने पूरे परिवार को देखा। वहां गिने चुने खास मेहमान ही थे, लेकिन फिर भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि आज जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो बाहर नहीं जाएगा। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं? श्री और युवराज के बारे में समाज में ये बातें अवश्य ही फैलने वाली थी। युवराज इस कारण चिंतित था, लेकिन सच कहने के सिवा उसके पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं था। ये सच है कि श्री जी से प्रेम करता हूँ। युवराज के इतना कहते ही सभी के चेहरे सफ़ेद पड़ गए, मानो वहाँ किसी ऐसी घटना की घोषणा की गई हो जो होनी असंभव हो। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पाया। युवराज ने अपने शब्द दोहराए, आप सभी ने जो सुना वो पूर्णतः सच है। मैं युवराज भार्गव श्रद्धा यादव से प्रेम करता हूँ। ये वही कन्या है जिनसे मैं रेलवे स्टेशन पर टकराया था और अनजाने ही उन्हें स्पर्श किया था। ये वही कन्या है जिनके बारे में मैंने आप सबको बताया था। मैं इनसे परिचित नहीं था, लेकिन ये हमारा भाग्य ही है जिसने हमें बार बार मिलाया। मैं जब भी इनसे मिला इनसे प्रभावित होता गया और मुझे इनसे प्रेम हो गया। शालिनी भार्गव, जो इतने देर से चुप थी, युवराज के शब्द उन्हें विचलित कर गए। युवराज, आप होश में तो हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको अपने परिवार की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भान है या नहीं? आप भार्गव परिवार के बेटे हैं। आपसे ये अपेक्षा नहीं की थी हमने। और ये लड़की, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये भार्गव परिवार के सदस्य बनने योग्य नहीं है। युवराज ने विनम्रता से अपनी बात रखी। माँ, श्री जी में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण कन्या नहीं है। युवराज, शालिनी जी ने व्यथित होते हुए कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है माँ? मैंने वशिष्ठ परिवार को भी इस घटना से अवगत कराया था। अगर श्री जी से दोबारा कभी भेंट ना होती तो मैं भी किसी अन्य कन्या को अपने जीवन में स्थान नहीं देता। अरुण्या जी का प्रस्ताव अस्वीकार करने का एकमात्र कारण यही था। मैंने वशिष्ठ परिवार के सामने अपनी पूरी सच्चाई रखी थी। इसके बाद भी उन्होंने आशी का रिश्ता स्वीकार किया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन इतने अच्छे लोगों के घर में ब्याही गई है, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आज हुए इस हंगामे का प्रभाव मेरी बहन के वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। युवराज हाथ जोड़कर अमीश वशिष्ठ के सामने खड़ा हो गया। वशिष्ठ परिवार मेरी बहन के साथ अन्याय नहीं कर सकता।
जिस उत्साह के साथ ये विवाह हुआ है, आशा करता हूँ कि उसी खुशी के साथ मेरी बहन का गृह प्रवेश भी उसके नए घर में किया जाएगा। युवराज ने जितने विनय भाव से कहा, अरुण्या उतनी ही उग्र हो उठी थी। यहाँ प्रश्न आपकी बहन का नहीं बल्कि मेरे सम्मान का है। आखिर ऐसा है क्या इस लड़की में? ना ही ये हमारे स्तर की है, न ही उच्च कुल की है, न ही ये बहुत सुंदर है और न ही किसी प्रतिष्ठित परिवार की है। ऐसी लड़कियां सड़कों पर हजारों नजर आती हैं, लेकिन मानना पड़ेगा इस लड़की ने आपको अपने जाल में इस तरह फंसाया है कि आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। युवराज फिर से स्वयं पर नियंत्रण खोने लगा था। बस करिए अरुण्या जी, एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री के बारे में ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। लेकिन अरुण्या चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा था कि आपकी पसंद ज़रूर उच्च स्तर की होगी, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई कि आपकी पसंद इतनी निम्न और घटिया स्तर की है। ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाने के पैंतरे ढूंढती हैं। किस्मत अच्छी है शायद इस लड़की की कि युवराज भार्गव इतने सालों से बेताबी से इसके इंतजार में था और अब इसके पीछे दीवाना हुआ जा रहा है, वरना अपने जैसे ही नीच परिवार में अब तक ब्याही जा चुकी होती। युवराज से अब सुना नहीं गया। वो शेर की भांति गरज उठा, अरुण्या वशिष्ठ, अब तक मैं आपके स्त्री होने और संबंधी होने का लिहाज कर रहा था, लेकिन अब आपने एक शब्द भी श्री जी के विरुद्ध कहा तो शायद मैं आपका लिहाज न कर पाऊँ। युवराज ने सत्यप्रकाश भार्गव, सोम भार्गव और शालिनी भार्गव के सामने अपना सर झुकाकर कहा, मेरे कारण एक निर्दोष को अपमानित होना पड़ रहा है, ये मैं सहन नहीं करूँगा। इसीलिए जो मैं करने जा रहा हूँ इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। युवराज श्री के सामने जा खड़ा हुआ। श्री ने बहुत मुश्किल से नजरें उठाकर युवराज को देखा। युवराज की आंखों में विद्रोह और विनय दोनों ही था। श्री कुछ समझ पाती इसके पहले ही युवराज ने श्री का हाथ थामा और विवाह मंडप की तरफ बढ़ गया। मंडप में खड़े होकर युवराज ने आत्मविश्वास के साथ दृढ़ आवाज में कहा, मैं युवराज भार्गव ईश्वर को साक्षी मानकर अपने परिवार और समाज की उपस्थिति में श्रद्धा यादव को अपने जीवन संगनी स्वीकार करता हूँ। श्रद्धा हैरान परेशान से युवराज को देखने लगी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि युवराज ने पूजा की थाल उठाई और उसकी मांग भर दी। श्रद्धा के मुंह से धीमे से निकला, पंडित जी ये, लेकिन इसके आगे वो कुछ ना कह सकी। रतन, राशि और तनु आंखें फाड़े युवराज और श्री को देखती रही। युवराज ने श्री की तरफ देखा और मजबूती से उसका हाथ थामे हुए बोला, आज से श्री जी भार्गव परिवार की सदस्य हुई। आज से श्री जी मेरी जीवन संगनी हुई। आज से श्री जी के मान सम्मान युवराज भार्गव के मान सम्मान से जुड़ता है। श्री जी का अपमान भार्गव परिवार का अपमान है और मैं आशा करता हूँ कि अरुण्या वशिष्ठ श्रद्धा युवराज भार्गव के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचेंगी। अब किसी के पास कुछ कहने सोचने को नहीं रह गया था। युवराज ने रतन की तरफ देखा जो रतन भाग कर श्री के पास आ खड़ी हुई। युवराज श्री को अपनी बहनों के साथ छोड़कर अमीश वशिष्ठ के पास आया और विनीत स्वर में बोला, मेरा उद्देश्य अरुण्या जी को ठेस पहुंचाने का कभी नहीं रहा। मैंने कोई छल या कपट नहीं किया। श्री जी और मेरे मध्य भावनाओं का संबंध है जो अरुण्या की समझ से परे है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे समझेंगे। आपकी पुत्री योग्य है, उन्हें योग्य वर अवश्य मिलेगा, लेकिन इस तरह उन्हें मेरे जीवन संगनी का अपमान करने की अनुमति नहीं है। अमीश वशिष्ठ अनुभवी व्यक्ति थे। इस शुभ घड़ी में हो रही ये चर्चा उन्हें व्यर्थ लग रही थी। उन्होंने युवराज का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, आप अपनी बहन की चिंता बिल्कुल भी ना करें, वो अब हमारी बहू है। हमें जल्द से जल्द अब विदाई की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ जो कुछ भी हुआ यह आपके परिवार का मामला है। अमीश वशिष्ठ सत्यप्रकाश भार्गव की तरफ देखकर बोले, मैं अरुण्या के व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ, साथ ही अब विदाई की आज्ञा चाहूँगा। सत्यप्रकाश जी ने सर हिला दिया। अमीश वशिष्ठ ने अरुण्या और अधीश वशिष्ठ से कहा, आप दोनों पहले पहुंचकर वधू के स्वागत की तैयारियां करें। अधीशा वशिष्ठ और अरुण्य वशिष्ठ ने हैरानी से अमीश वशिष्ठ को देखा, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध देखकर चुपचाप वहां से चली गई। भार्गव परिवार आशी की विदाई की तैयारियों में जुट गया। श्री थकी हारी सी कदम घसीटते हुए अपनी बहनों के साथ बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गई। आशी की विदाई संपन्न हुई। युवराज ने विदाई के समय अमीश और आशीष के सामने हाथ जोड़कर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगी। अमीश वशिष्ठ ने युवराज को आश्वस्त किया और आशी के लिए निश्चिंत रहने को कहा। अमीश वशिष्ठ के व्यवहार ने काफ़ी हद तक भार्गव परिवार को आश्वस्त कर दिया था, लेकिन अलका भार्गव के दिल में चिंता अभी भी कायम थी। एक माँ का दिल ऐसा ही होता है। आशी की विदाई के बाद पूरा भार्गव परिवार भार्गव निवास लौट आया था। पूरा परिवार बैठक में मौजूद था। युवराज ने इतना बड़ा कदम पूरे समाज के सामने उठा लिया था। सत्यप्रकाश भार्गव किसी गहन चिंता में थे। अलका भार्गव के चेहरे पर दुख, चिंता और नाराजगी नजर आ रही थी। शालिनी भार्गव का चेहरा कठोर हो चुका था।
युवराज अपनी दादी सावित्री भार्गव के पास बेहद शांत खड़ा था। सोम प्रकाश भार्गव ने बहुत शांत स्वर में सत्य प्रकाश भार्गव से कहा, पिताजी अब आप ही बताएं कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। युवराज से हमें ऐसी आशा नहीं थी। इस तरह से हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने से पहले इसने एक बार भी विचार नहीं किया। युवराज की तरफ क्रोध भरी दृष्टि डालकर सोम प्रकाश भार्गव अपने पिता की तरफ देखने लगे। शालिनी भार्गव भी अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, पिताजी वो लड़की हमारे परिवार के रीति रिवाजों से कोसों दूर है और उसकी पृष्ठभूमि भी एकदम अलग है। अलका भार्गव ने एक पल भी देर किए बिना शिकायत भरे लहजे में कहा, अरुण्या में कमी ही क्या थी। आज अगर अरुण्या का रिश्ता स्वीकार कर लिया होता तो आशी के जीवन की चिंता न होती मुझे। अरुण्या गुणी और संस्कारी है, हमारी बराबरी की भी है और हमारे रीति रिवाजों को अच्छी तरह से जानती भी है। हमारे परिवार में आसानी से रच जाती वो। मिशा चुपचाप एक तरफ बैठी हुई थी, उसके साथ सिम्मी, साक्षी और कुछ औरतें भी थीं। उनमें से एक ने कहा, हमें भी युवराज से ऐसी आशा बिल्कुल भी नहीं थी। जब इनकी शादी ना करने की खबर सुनी तो झटका सा लगा था, लेकिन आज इसका कारण पता चल रहा है हमें। युवराज ऐसे कैसे किसी भी लड़की के साथ ब्याह कर सकते हैं। लड़की कम से कम ब्राह्मण तो होनी ही चाहिए। भार्गव परिवार की अन्य स्त्रियों के सामने वो कहीं से भी नहीं टिकती। हमें भी अरुण्या अच्छी लगी थी। हमारी राय में उस लड़की के संबंध में सोचने की भी आवश्यकता नहीं। ये युवराज की फूल है और इसे फूल समझकर ही भूल जाना चाहिए। युवराज ने जोश में आकर उस लड़की की मांग भर दी, किंतु मांग भर देने से ही विवाह नहीं हो जाता। ना ही कोई मंत्रोच्चार, ना ही फेरे और ना ही कोई रस्में हुई। विवाह नहीं बचकानी हरकत थी। रिश्तेदारों ने बिना मांगे अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी थी। युवराज से उनकी बातें सहन नहीं हो रही थी, लेकिन वो किसी का अपमान भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप खड़ा रहा। सावित्री भार्गव जो पूरे वाक़ये के दौरान चुप ही रही थी और घर आकर भी अब तक कुछ नहीं बोली थी, उन्होंने युवराज का हाथ पकड़ा और अपने सामने ले आई। युवराज उनके पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गया। वाह, क्या ज़बरदस्त एपिसोड था। युवराज तो हमेशा ही छा जाते हैं जी। जिस तरह से सबके सामने उन्होंने श्रद्धा को स्वीकार किया, मज़ा ही आ गया। ऐसे ही साहस होना चाहिए हर आशिक में, नहीं तो वह आशिक की क्या। तो बने रहिए। और हाँ, एक बार दोस्तों, आप सब भी अनुमान लगाकर बताइए कि दादी जी सावित्री भार्गव युवराज से क्या बात कहेंगी। तो बने रहिए अगले यानी 7वें और आखिरी और महा एपिसोड में हमारे साथ बेताबी तेरे इश्क की में।